गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स ऐसे कौन से मेथड हैं। सबसे पहले तो हम लोग मेथड्स को पढ़ेंगे कि मेथड क्या होते हैं, यानी कि विधियाँ क्या होती हैं, और वह कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनका हम लोग गणित शिक्षण में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड यानी कि विधियाँ। विधि किसे कहते हैं? मेथड यानी कि विधि शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है रास्ता, यानी कि वे से, चलन या रीत या प्रकार, मोड। अर्थात यहाँ विधि से तात्पर्य गणित के कौशलों का गणित अध्यापक द्वारा ज्ञान प्रदान करना है। ओके, गणित अध्यापक द्वारा जो गणित के कौशल हैं उनका गणित के द्वारा ज्ञान प्रदान करना है। वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू स्टूडेंट्स को जो गणित का ज्ञान है वो प्रदान करते हैं, और वो जो माध्यम होता है, वो जो रास्ता होता है जिसका वो प्रयोग करते हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए, वही क्या कहलाता है? हमारा मेथड कहलाता है। सरल शब्दों में शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए, यानी कि जो हमारा टीचिंग वर्क है उसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए ज्ञान के भंडार की विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्थानांतरण करने की पूर्ण प्रक्रिया मेथड कहलाती है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भी टीचिंग वर्क करता है टीचर, वो उसको कंप्लीट करने के लिए और स्टूडेंट्स के माइंड में नॉलेज को सेंड करने के लिए, यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी वो प्रक्रिया यानी कि जो भी प्रोसेस करता है टीचर, वो क्या कहलाती है? मेथड कहलाती है। वो किसी न किसी माध्यम से, मेथड से ही, किसी न किसी रास्ते से वो उसको ट्रांसफ़र करता है। वो कोई भी विधि हो सकती है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टेलीरेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेलीरेंट, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि विधि मास्टर की मास्टर है। मीन्स जो मेथड है वो किसकी? जो हमारा टीचर है उसकी क्या है? मास्टर है। मीन्स उसको सजेस्ट करती है कि अगर स्टूडेंट को इस माध्यम से समझ में नहीं आया है तो वो दूसरे माध्यम का प्रयोग करे, और किस लेवल पर किस चीज़ को किस तरीके से डिलीवर करना है, वो मास्टर्स को यानी कि टीचर को वो एक रास्ता प्रदान करती है। कोठारी कमीशन के अनुसार यदि गणित का प्रयोग गलत ढंग से किया जाए तो यह अनुपयोगी ही नहीं बल्कि बहुत घातक सिद्ध होगा। अब कोठारी कमीशन ने कहा यहाँ पर कि गणित का प्रयोग यानी कि गणित जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर उसका उपयोग स्टूडेंट्स को सही तरीके से नहीं सिखाया गया तो वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा। विधि ज्ञान प्राप्त या प्रदान करने का एक तरीका है। विधि ज्ञान प्रदान करने का तरीका मीन्स जो मेथड होता है वो क्या करता है? उसके द्वारा स्टूडेंट ज्ञान को प्राप्त करता है, और टीचर क्या करता है? उसके माध्यम से नॉलेज को डिलीवर करता है, प्रदान करता है। ये उसका मेथड है, एक तरीका है। इसमें आपको फिगर में दिखाया गया है कि ज्ञान का संदेश, जो ज्ञान का संदेश है यानी कि जो नॉलेज है उसका मैसेज वो किसके थ्रू डिलीवर किया जा रहा है? शिक्षण की विधि। शिक्षण की विधि के थ्रू विद्यार्थी में क्या किया जा रहा है? ज्ञान का संचार किया जा रहा है। बीच में जो माध्यम वो क्या है? शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा कि गणित शिक्षण विधि की आवश्यकता क्यों होती है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज में रहकर वह अपनी शक्तियों का विकास करता है, अपनी जो पावर्स हैं उनको डेवलप करता है। वर्तमान युग को विज्ञान का युग कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो बिना गणित के भी विज्ञान अधूरा रह जाता है। अगर गणित उसके साथ इंक्लूड नहीं है तो वो क्या हो जाता है? वह अधूरा रह जाता है, जिसके कारण बालक का विकास भी अधूरा रह जाता है। संसार में गतिशील रहने वाली, उन्नति करने के लिए विज्ञान के साथ साथ गणित की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनका ज्ञान विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा दिया जाता है। तो मीन्स आवश्यकता क्यों होती है? हम लोग जानते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में दैनिक जीवन में मनुष्य के लिए गणित की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व रखता है गणित। और जिस प्रकार से साइंस हमारे लिए उपयोगी है, उसी प्रकार से विज्ञान के साथ गणित भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा उपयोगी है। और स्टूडेंट अगर गणित को नहीं पढ़ता है, सिर्फ साइंस को पढ़ लेता है, तो उसका विकास जो होता है, डेवलपमेंट, वो क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, यानी कि अधूरा रह जाता है। थॉर्नडाइक ने
अपनी डेफिनेशन में देखिए क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में उच्च कोटि तथा निम्न कोटि के विद्यार्थियों में अधिक अंतर होता है। एक जो हाई लेवल का स्टूडेंट है और एक लो लेवल का, एक नॉर्मल लेवल का स्टूडेंट है, उसमें बहुत ही बड़ा अंतर पाया जाता है। उच्च कोटि के विद्यार्थी एक ही समय में निम्न कोटि के विद्यार्थियों से 6 गुना अधिक सीखता है। भाई जिसका मेंटल लेवल हाई है या जो उसकी बुद्धि लब्धि है, IQ लेवल है उसका, वो हाई है, तो वो क्या करता है, एक लो लेवल के स्टूडेंट से 6 गुना अधिक सीखता है एक ही समय में। एक ही कार्य को उच्च विद्यार्थी निम्न की अपेक्षा 1/6 1/6 समय में सीख सकते हैं। मीन्स उसको उसी तरीके से बताया गया है कि एक जो हमारा लो लेवल का स्टूडेंट है वो कम सीखता है और जो हमारा हाई लेवल का स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो 6 गुना अधिक सीखता है। गणित के लिए शिक्षण विधियों का क्या महत्व है, ये हम लोग देख लेते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षण विधियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो अपना एक महत्वपूर्ण प्लेस रखती हैं। शिक्षण विधियाँ जितनी भी हैं छोटी कक्षाओं में, जैसे हमारा प्ले मेथड, खेल विधि, ओके, उसके द्वारा बच्चों को कठिन से कठिन जितना भी टफ मेथड, टफ कॉन्सेप्ट होता है, टफ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको आसानी से स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो उसमें कौन सी मेथड यूज़ होती है, प्ले मेथड। खेल विधि के माध्यम से छोटी कक्षाओं में ज़्यादा सिखाया जाता है। फिर शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों में स्वतंत्रता तथा स्व अनुशासन की भावना जागृत होती है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन की जो भावना होती है वो जागृत होती है, उसमें डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की भावना, स्वावलंबन, व्यवहारिकता व जीवन उपयोगी ज्ञान उत्पन्न होता है। मीन्स ऐसा नॉलेज उसको मिलता है जिससे वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकता है एक दूसरे का, और जीवन उपयोगी ज्ञान यानी कि जो उसके डेली लाइफ में यूज़ हो सके, ऐसा नॉलेज उसको दिया जाता है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलकर मानसिक शक्तियों का विकास करती हैं। ये सब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलकर मानसिक शक्तियों का क्या करते हैं, वो लोग विकास करते हैं। निगमन विधि, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा अज्ञात से ज्ञात की ओर चलकर मानसिक शक्ति का विकास करती है। मतलब दोनों जो मेथड है हमारे, उन दोनों में जो भी हमारे प्रिंसिपल्स यूज होते हैं वो क्या करते हैं, मानसिक शक्ति यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट करती हैं। विश्लेषण विधि में स्वयं बालक क्रिया करके हल खोजते हैं जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अब विश्लेषण विधि है जो वो क्या करता है, स्वयं बालक क्रिया करके हल खोजता है और जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है विद्यार्थी संबंधित कारक यानी कि स्टूडेंट्स रिलेटेड फैक्टर। अब इसमें विद्यार्थी के अनुरूप शिक्षक को शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए। कुछ ऐसे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको इफ़ेक्ट करते हैं, तो विद्यार्थी के अनुरूप, विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक, टीचर को जो टीचिंग मेथड है उसका सिलेक्शन करना चाहिए। शिक्षक संबंधी कारक, शिक्षक को अपनी अब शिक्षक संबंधी कारक में क्या है कि शिक्षक को अपनी समझ व व्यक्तित्व के अनुसार समय का सदुपयोग करने के लिए उचित शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पाठ्यवस्तु संबंधी कारक। पाठ्यवस्तु की विशिष्ट प्रकृति शिक्षण विधि के चयन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ओके, तो ये थे हमारे शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग देखेंगे गणित शिक्षण की विधियाँ। गणित शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं हम लोग ये देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये सभी विधि जितनी भी लिखी हुई हैं, तो इसमें से कोई भी बाय नेम आ सकती है और लॉन्ग में पूछ सकता है कि गणित शिक्षण विधियों से आप क्या समझते हो, और गणित शिक्षण की किन्हीं 3 विधि को या वो स्पेसिफिक नाम दे देगा कि इन विधियों के गुण और दोषों को बताइए। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है और इसको प्रिपेयर करना है। आज जैसे इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं गणित शिक्षण की विधियाँ। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्या प्रदर्शन विधि यानी कि लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, विश्लेषण विधि एनालिटिकल मेथड, संश्लेषण विधि सिंथेटिक मेथड, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड,
ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, अभिन्यास विधि, असाइनमेंट मेथड। तो ये था इम्पॉर्टेंट इनका कि ये जितनी भी हमारी हैं ये क्या है, गणित शिक्षण की विधियां हैं, इनके नाम थे ये। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। तो व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि को भाषण विधि या पद्धति भी कहते हैं, जैसा कि इस विधि के नाम से ही विदित है, यानी कि इस विधि के नाम से ही जाना जा रहा है कि यह विधि कैसी है, टीचर सेंटर्ड है, ना कि स्टूडेंट सेंटर्ड। यानी कि ये विधि कैसी है, मेथड कैसा है, अध्यापक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है। इसमें अध्यापक ही पूर्ण रूप से क्या रहता है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। वह एक कुशल वक्ता या भाषणकर्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र मूक श्रोता यानी कि पैसिव लर्नर की भांति अध्यापक का व्याख्यान यानी कि जो वो भाषण देते हैं, जो चीज़ बताते हैं टीचर, वो सुनता है। इसलिए अधिकांश समय तक छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं और अध्यापक द्वारा जो वस्तु पढ़ाई जाती है यानी कि जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वह उनको रुचिकर नहीं लगती है। कक्षा में यानी क्लास में शिक्षक द्वारा गणितीय ज्ञान केवल शाब्दिक वर्णन से ही किया जाता है। व्याख्यान मेथड हम लोग जानते हैं, अगर कोई चीज़ की व्याख्या की जा रही है या किसी चीज़ को सिर्फ बताया जा रहा है तो हमारा व्याख्यान मेथड कहलाएगा। या टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, टीचर्स जो कंटेंट पढ़ा रहा होता है उसको थ्योरेटिकल रूप से डिलीवर्ड करता है एक भाषण की तरीके से और स्टूडेंट्स उसको सिर्फ सुनते हैं। इसमें ज़्यादातर समय पर कभी कभी स्टूडेंट एक्टिव भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसमें निष्क्रिय बने रहते हैं यानी कि, ठीक है। कभी कभी ऐसे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, कोई स्टूडेंट्स उसमें भाषण या जो लेक्चर दे रहे हैं टीचर उसमें कोई क्वेश्चन कर देता है, लेकिन मोस्टली जो होता है इसमें कि निष्क्रिय बने रहते हैं स्टूडेंट्स, ओके। और इसी कारण उनको क्या होता है, उसमें निरस्ता आ जाती है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है स्टूडेंट्स का। प्रोसीजर क्या है इसका, शिक्षक को जो प्रकरण या विषय वस्तु कक्षा में पढ़ानी होती है उसको वह पहले से ही तैयार कर लेता है और फिर उन सभी बातों को भाषण के रूप में कक्षा में मौखिक रूप से बोल देता है। छात्र उसके व्याख्यान को सुनते हैं तथा महत्वपूर्ण अंशों को आवश्यकता अनुसार नोट कर लेते हैं। जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट उसको नोट करते जाते हैं। व्याख्यान के दौरान यानी कि लेक्चर के दौरान कभी कभी शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर ब्लैक बोर्ड या टेक्स्ट बुक की भी हेल्प लेते हैं, ठीक है। टीचर द्वारा दिए गए भाषण यानी कि लेक्चर में कोई बिंदु छात्रों को समझ में नहीं आता है तो वो अपनी समस्या का समाधान के लिए शिक्षक से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैंने बताया था अभी कि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई पॉइंट जैसे नहीं समझ में आया तो उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, उसको फ्रीडम होती है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है व्याख्यान विधि द्वारा सीमित समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इसमें क्या है, सीमित समय में अधिक से अधिक बच्चों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को डिलीवर किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है तथा एक ही समय में एक ही अध्यापक द्वारा छात्रों के बड़े समूह को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। दोनों मैंने बात बताई कि लेक्चर मेथड के थ्रू हम लोग एक बड़े स्टूडेंट्स के एक बड़े समूह को हम लोग नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार जो गणित के विस्तृत पाठ्यक्रम यानी कि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, एक होल करिकुलम को समाप्त करने की यानी उसको कंप्लीट करने की दृष्टि से यह एक उपयोगी विधि है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। अगर हमको उसका करिकुलम टाइमली ख़त्म करना है और जो गणित का एक होल करिकुलम है उसको टाइमली फिनिश करने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। यह विधि छोटी कक्षाओं के यानी कि जो हमारी छोटी क्लासेस हैं, प्राइमरी प्री प्राइमरी सेक्शंस, वहाँ के बालकों के लिए की अपेक्षा उच्च कक्षाओं यानी कि जो हमारे हायर एजुकेशंस की क्लासेस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अधिक उपयोगी होती है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टेजेस के लिए ये लेक्चर मेथड बहुत उपयोगी ही नहीं है, लेकिन जो हमारे हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ना व्याख्यान विधि के हम लोग गुण डिस्कस करते हैं। मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड की जो व्याख्यान विधि है उसके मेरिट्स क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें किसी प्रयोग, प्रदर्शन व अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो टीचर होता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल रूप में कंटेंट को डिलीवर करता है और इसमें किसी डिमॉन्स्ट्रेशन की या किसी चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में दिखाने की ओके और अन्य जो सहायक सामग्री होती है
टीचिंग एड होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक इस अध्यापक द्वारा, जो सेकंड पॉइंट है वो यह है कि एक ही अध्यापक द्वारा एक समय में बहुत बड़े समूह को भी पढ़ाया जा सकता है, एक बहुत बड़े छात्रों के समूह को नॉलेज दिया जा सकता है। थर्ड आता है यह बहुत सरल, आकर्षक तथा तीव्र गति से चलने वाली विधि है। क्या है ये बहुत सरल, आकर्षक और तीव्र गति से चलने वाली विधि है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विधि तथ्यात्मक ज्ञान यानी कि फैक्ट, जो फैक्ट नॉलेज होती है हमारी तथ्यों से रिलेटेड एवं गणित की ऐतिहासिक विवेचना हेतु सर्वोत्तम विधि है। उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है, मेथड है। शिक्षक तथा शिक्षार्थियों दोनों को ही इसमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, जिससे अधिक विषय वस्तु को कम समय में पढ़ाना संभव हो जाता है। हम लोग बता चुके हैं अभी कि कम समय में अधिक नॉलेज को हम लोग डिलीवर कर सकते हैं और जो करिकुलम है उसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर समय नष्ट नहीं होता है और पाठ का विकास तीव्र गति से होता है। यदि शिक्षक यानी कि टीचर योग्य एवं अनुभवी है तो छात्र उसके भाषण से उत्साह, प्रेरणा और प्रस्तुतिकरण आदि गुणों के विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जा रहा है वो हमेशा ही इंटरेस्टिंग ना हो। अगर टीचर हमारा एक्सपीरियंस है, योग्य है, तो वो क्या करता है उसके भाषण से उत्साहित होकर बच्चे प्रस्तुतिकरण आदि अगर उसमें कुछ वो इंक्लूड कर देता है तो वो स्टूडेंट्स उसको अच्छी तरीके से नॉलेज को गेन कर लेते हैं और उसको रुचिकर भी मानते हैं। गणित के नवीन प्रकरणों को ज्ञान प्रदान करने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। तो ये थे उसके कुछ मेरिट्स यानी कि गुण। अब हम लोग देखते हैं कि व्याख्यान विधि के दोष कौन कौन से हैं। तो व्याख्यान विधि के दोष में सबसे पहला दोष आता है कि यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें छात्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। मीन्स इसमें स्टूडेंट्स को कोई भी महत्व इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, वो सिर्फ एक लिसनर के रूप में सुनता रहता है लेक्चर को, और जो टीचर होता है वो पूर्ण रूप से एक्टिव होकर नॉलेज को डिलीवर करता है। यह अध्यापक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है। यह विधि स्मृतिकार यानी कि मेमोरी वर्क पर अधिक बल देती है। इसमें प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसमें छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण एवं अन्य तार्किक शक्तियों का विकास का अवसर नहीं मिलता है। कहने का क्या तात्पर्य है, इसमें प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक कार्यों को महत्व नहीं। हमने बताया था कि इसमें टीचर सिर्फ डिलीवर्ड करता है कंटेंट को और इसमें किसी प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स के जो एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी, पावर डेवलप करने में वो पूर्ण रूप से अपना योगदान नहीं दे पाती, क्योंकि इसकी तीव्र गति होती है, जिसके कारण छात्रों को विषय वस्तु को समझने में कठिनाई होती है। लेक्चर मेथड में टीचर्स क्या करते हैं, कभी कभी स्पीड को बहुत ज़्यादा कर देते हैं सिलेबस को कवर करने के लिए, लेकिन वो क्या होता है वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होता है और उसको छात्रों को कंटेंट को समझने में दिक्कतें आती हैं, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है। मीन्स जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो नहीं डेवलप हो पाता है। इस विधि द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन यानी कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग का विकास नहीं हो पाता है, वो स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाते हैं उस टॉपिक के विषय में। एंड इसमें अध्यापक का ही पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे बालकों को शिक्षक पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है। अब जब टीचर सेंटर्ड है तो स्टूडेंट्स टीचर पे पूर्ण रूप से डिपेंड रहेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रत्येक अध्यापक एक कुशल वक्ता हो यह संभव नहीं है। अब बात हुई थी यहाँ पर कि अभी हमने जो पढ़ा था कि टीचर अनुभवी और योग्य होना चाहिए, सभी टीचर अनुभवी और योग्य नहीं होते हैं, तो ये भी एक इसका माइनस पॉइंट है, यानी कि उसकी एक डिमेरिट्स है, दोष है उसका। अब आता है व्याख्यान विधि को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर, इंटरेस्टिंग और छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी हो सके। तो अब ये पॉइंट कुछ दिए गए हैं कि अगर टीचर इन पॉइंट्स के बिहाफ पे अगर वो शिक्षण करता है लेक्चर मेथड का यूज़ करते हुए, तो उसको अधिक रुचिकर और अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे गणित के प्रकरणों का विश्लेषण करके उन्हें छोटे छोटे अंशों में व्यवस्थित करके तार्किक और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
मीन्स अगर लेक्चर मेथड का भी आप प्रयोग कर रहे हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देन स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट किया जाए। सेकंड है व्याख्यान को रोचक बनाने के लिए अधिक से अधिक उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। ठीक है, जो एग्जाम्पल हैं व्याख्यान विधि में अगर उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थर्ड पॉइंट आता है गणित की विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने के लिए संबंधित सहायक सामग्री और चित्र, प्रतिमान यानी कि मॉडल्स, तालिका, टेबल, चार्ट आदि का उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये कहने का तात्पर्य है कि आप अगर लेक्चर मेथड के थ्रू कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो तो उसमें टीचर को कुछ मॉडल्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए या कुछ टेबल के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या चार्ट को भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्याख्यान का स्तर एवं गति छात्रों के स्तरानुकूल होना चाहिए। अगर छात्रों का जो स्तर है, अब जैसे इंटर का छात्र है, आप अगर कोई कंटेंट को लेक्चर मेथड से डिलीवर कर रहे हो तो अगर बहुत स्पीड से कर दोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। मीन्स उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी IQ लेवल क्या है क्लास के स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग उसको स्पीड को और कंटेंट को डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि व्याख्यान की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, योग्य छात्रों के समझने के योग्य होनी चाहिए। व्याख्यान तैयार करते समय छात्रों के पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। अब जब हम लोग लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को भी ऐड करते हुए कुछ कंटेंट को बताना चाहिए। व्याख्यानकर्ता की आवाज़ साफ, तेज तथा बोलने की गति धीमी होनी चाहिए। अब इसमें देखिए बताया गया है क्या चीज़ तेज होनी चाहिए, क्या चीज़ धीमी होनी चाहिए। व्याख्यानकर्ता की आवाज़ साफ, तेज यानी कि क्लियर होनी चाहिए और तेज होनी चाहिए लाउडली। एंड थर्ड, बोलने की गति धीमी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही धीमी कर दे कि वो रुचिकर ना लगे, इंटरेस्टिंग ना हो। एक मीडियम जो होना चाहिए बोलने का जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। बहुत ही धीमी भी नहीं गति होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, वो बोरिंग लगने लगेगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट, भाषण समाप्त होने के पश्चात छात्रों को अपनी समस्याएं दूर करने के लिए प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब जब टीचर ने लेक्चर मेथड का कंप्लीट कर दिया है, उस कंटेंट से रिलेटेड जो भी उसको लेक्चर देना था, नॉलेज देना था, उसने कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद स्टूडेंट्स को भी एक मौका देना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स अपनी जो क्वेरीज़ हैं, जो समस्याएं हैं, उनको जो टीचर है उससे दूर कर सके, मतलब क्वेश्चन कर सके उससे रिलेटेड। ठीक है, प्रश्न पूछने क्या करने चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट आता है व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात उसका सारांश यानी कि समरी प्रस्तुत करनी चाहिए तथा यथासंभव छात्रों को नोट करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अब ये कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है कि जब टीचर ने उस कंटेंट को लेक्चर मेथड के थ्रू कंप्लीट कर दिया है तो वहाँ पर जो समरी है उस कंटेंट से रिलेटेड समरी को एक प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब उसको एक समराइज तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए और स्टूडेंट्स को यह भी मोटिवेट करना चाहिए यहाँ पर कि वह उस समरी को राइट करें जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था जो हम लोगों ने पढ़ा कि मेथड किसे कहते हैं, उससे कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी और कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, मेथड्स होते हैं, जिसमें आज हम लोगों ने कंप्लीट की है व्याख्यान मेथड। व्याख्यान मेथड किसे कहते हैं यानी कि लेक्चर मेथड के गुण और लेक्चर मेथड के दोष क्या होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे पर हम लोग जो नेक्स्ट मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।